सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके, तो फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो कि सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जल्दी से सभी कैडेट्स लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस है ये वाली। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए, जल्दी स्टार्ट करेंगे क्लास को। चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। तो आप सभी को पता ही है हमारी जो क्लासेस है वो दिन में 2 बार होती है। एक मॉर्निंग को सुबह 7 बजे होती है और एक इवनिंग को 7 PM को होती है, 7 PM को होती है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाए, जुड़ जाए फटाफट और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है। जल्दी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का आज का टॉपिक है हमारा। तो आज से नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सभी आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सभी लोग बिल्कुल क्लास को। तो चलिए, आज का टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो सोशल अवेयरनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है। थोड़ा सा आपने ये पिक्चर्स देखे होंगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ चुकी होगी, ठीक है। अगर ये किस तरीके से सोशल एक्टिविटीज होती है आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो चलिए, तो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर पहले क्वेश्चन क्या बनेगा। तो सबसे पहला है कि एनसीसी में समाज सेवा के लक्ष्य या उद्देश्य लिखो। तो एनसीसी में समाज सेवा का क्या उद्देश्य है, एनसीसी में समाज सेवा का क्या लक्ष्य है, क्या एम है। तो 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। तो इसका आंसर हम सभी को क्या लिखना है कि कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि एनसीसी में समाज सेवा का क्या उद्देश्य है, एनसीसी में समाज सेवा का क्या लक्ष्य है। आप सभी को जो समाज सेवा आपको कराई जाती है तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है उसके पीछे जो आपको समाज सेवा कराई जाती है आप सभी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, आप सभी को श्रम की गरिमा समझाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उनमें रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, निस्वार्थ सेवा भाव की भावना उत्पन्न करना, टीम भावना का विकास करना, कैडेट्स में संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि उनको अपने रिक्त समय, ऊर्जा व अन्य संसाधनों का सदुपयोग करना सिखाना और कैडेट को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आप सभी को कि कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, उनमें रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, निस्वार्थ सेवा भाव की भावना उत्पन्न करना, कैडेट में टीम भावना का विकास करना, कैडेट को संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कैडेट में रिक्त समय, ऊर्जा व अन्य संसाधनों का सदुपयोग करना सिखाना, कैडेट को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। ये सारे के सारे उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आप सभी एनसीसी कैडेट को समाज सेवा कराई जाती है, सोशल एक्टिविटीज कराई जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर्स में, ठीक है, ये सभी कैडेट सोशल एक्टिविटीज करिए। तो इससे क्या होगा, ये सभी जो है ये सभी मिलजुल कर काम करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये सभी कैडेट जो है वो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ का जो एक उद्देश्य है आप देख सकते हो जो कि टीम भावना का विकास करना और संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये टीम वर्क का जो है ये क्वालिटी आपके अंदर कहाँ से डेवलप होती है। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी यहाँ से डेवलप होती है आपकी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आप सभी एनसीसी कैडेट को क्या किया जाता है, समाज सेवा कराई जाती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज सेवा के विभिन्न प्रकार लिखो। तो समाज सेवा के कौन कौन से विभिन्न प्रकार है। तो शिक्षा का प्रसार है, ठीक है। इसमें जो है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को थिंकिंग करके आंसर लिखना है, ठीक है, सभी को। तो समाज सेवा के विभिन्न प्रकार लिखो। तो इसमें शिक्षा का प्रसार, परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, ठीक है, जल व रसोई, ओके जलवा हो गया यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है। जल व रसोई के ईंधन,
सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था, उसके बाद में वृद्धावस्था सहायता के उपयोग, रोजगार में सहायता, सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल व संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, और इसमें आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था। ठीक है, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी जो है वह समाज सेवा के प्रकार है। आप सभी को पता होना चाहिए, या आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए सभी कैडेट्स। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियां लिखो। आप सभी एनसीसी कैडेट्स द्वारा कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियां कराई जाती है आप सभी से। ठीक है, तो ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसीलिए सभी कैडेट्स इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर सही तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए इसमें जो है एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां कौन सी है, सामाजिक गतिविधियां, तो इसमें रक्तदान है, आप देख सकते हो, ब्लड डोनेशन, सभी कैडेट्स ब्लड डोनेशन करते हैं, आप सभी को भी ब्लड डोनेशन करना है साल में 2 बार। ठीक है, तो उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा अभियान। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, दहेज विरोधी अभियान, देख सकते हो आप जो है एक पथनाट्य के द्वारा जो है आप जो है ये रैली या एक अभियान आप चला सकते हो, दहेज विरोधी अभियान। ठीक है, उसके बाद में कुष्ठ रोगी विरोधी अभियान, नशा विरोधी अभियान। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सभी कैडेट्स जो है वो नशा विरोधी अभियान जो है चला रहे हैं। चलिए उसके बाद वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली हमारी पीक है, ये वाली जो है हमारी पीक है, हमने भी सोचा कि चलो यार एक बार डाल देते हैं हमारी भी पीक। ठीक है, तो ये पिक्चर मैंने तब खींची थी जब हम एनसीसी करते थे। तो चलिए उसके बाद नेत्रदान अभियान है, पर्यावरण कार्यक्रम, वृद्धा आश्रम में सेवा कार्य करना, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना, ये सारे के सारे आप सभी को सोशल एक्टिविटीज ये आप सभी को करना होता है एनसीसी में। तो कौन कौन सी होती है मैं फिर से एक बार आप सभी को बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए सभी कैडेट्स की, एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियां कौन कौन सी है, तो रक्तदान अभियान है, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा अभियान है, दहेज विरोधी अभियान, कुष्ठ रोग विरोधी अभियान, नशा विरोधी अभियान, वृक्षारोपण अभियान, नेत्रदान अभियान, पर्यावरण कार्यक्रम, वृद्ध आश्रम में सेवा कार्य करना, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज आप सभी एनसीसी कैडेट द्वारा कराई जाती है। आप सभी एनसीसी कैडेट इन सभी एक्टिविटीज को करते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी कैडेट्स के लिए मिशन एनसीसी ने आप सभी के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो कि मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होते हैं। जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए यह पेपर है। ठीक है, तो आप आपके स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। चलिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी का एग्जाम आने वाला है 2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में, और आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम को कैसे क्लियर करें, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। तो लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम को कैसे क्लियर करें, पेपर कैसे आता है, ठीक है, ये सारे डाउट्स आपके अंदर है, तो आप टेंशन ना लीजिए। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 4 क्वेश्चन पेपर ये कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, 4 क्वेश्चन पेपर ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के होंगे। फिर साथ में आप सभी को मिलेंगे क्या, टोटल 8 आंसर शीट, फिर 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे अगर ये पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप अगर पूरा सॉल्व करके जाते हो, छुड़ा के जाते हो, तो आराम से आप आपके बी के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होंगे, या यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में
देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे इस साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। अब कोरोना के चक्कर में किसी के क्लासेस नहीं हुई है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हैंडबुक पढ़े या कौन से क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है, कहां से पढ़ाई करे, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस क्वेश्चन पेपर में, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको आपका ये सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में आप सभी को टोटल कितने 10 आंसर शीट मिलेंगी, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और आप सभी को मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं 199 रुपए में, 199 रुपीज में इसकी फीस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर अब हमारे ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास कैसे आएंगे, सर मैं फोन पे यूज नहीं करता हूँ, गूगल पे यूज नहीं करता हूँ, तो पेमेंट कैसे करना पड़ेगा सर, पेपर कितने समय बाद हमारे मोबाइल पे आएंगे। तो ये सारे डाउट्स अभी क्लियर करेंगे। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि पेमेंट मेथड में आप सभी को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे ये सारे डिजिटल पेमेंट्स ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इन पेमेंट मोड्स के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकालकर इसी नंबर पे आपको भेज देना है, ठीक है। जैसे आप जो है स्क्रीनशॉट भेजोगे तो कुछ ही सेकंड में आपको जो है आपके पेपर आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, उनके आंसर शीट आ जाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स आ जाएंगे, क्विज टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, और सिलेबस आ जाएगा, सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने में तो आप कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करने की कोई दिक्कत जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, एग्जाम आने वाला है, आपको क्लियर करना है एग्जाम, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री में क्यों नहीं देते हो। भैया अगर फ्री में दूंगा मैं तो क्या सच में आप पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैंने पिछले साल फ्री में दिया था क्वेश्चन पेपर को बहुत सारे बच्चों को, लेकिन पढ़ते ही नहीं ये बच्चे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप पे करते हो ना, जब आप पे करते हो, इन्वेस्ट करते हो ना, तब जो है आप सही तरीके से उसको पढ़ते हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ खर्चा किया होता है और आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही। फिर जब आपका खर्चा होता है तभी आप पढ़ते हो। देखिए आपके स्कूल में, कॉलेज में आप सभी को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप सभी ट्यूशन क्यों लगाते हो, ठीक है। स्कूल में भी आपको नॉलेज मिल रहा है, लेकिन बच्चे को जो है ना, जो फ्री में जो नॉलेज मिलता है ना, वो हजम ही नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल हजम नहीं होता है जो फ्री का नॉलेज। वो पेड करके लिए जो है उसके लिए भी जो है ना ट्यूशंस लगाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। अगर फ्री में तो मैं आप सभी के लिए डेली क्लासेस ला रहा हूँ, रोज की क्लासेस ला रहा हूँ, सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इन्वेस्ट करके भी थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा करना तो पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। ऐसा नहीं कि फ्री में कितना क्या क्या मिलेगा भैया, फ्री में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो चलिए व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाई मिशन एनसीसी भेज सकते हो। अगर पेमेंट के रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट होता है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है या कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल पे हमारे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल पे आप हमारे साथ बात कर सकते हो। तो चलिए बिल्कुल, अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक समस्याएं लिखो। तो मैंने आप सभी को एक बात बता दूं कि मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है, उन सभी को मैं ये जो डेली पढ़ाता हूं ना, सुबह शाम जो मैंने डेली पढ़ाता हूं, वो सारे पीडीएफ्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को मिल जाते, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई और अच्छे से हो सके। इसीलिए, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को परचेस करोगे तो आपको भी मौका मिलेगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने का। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक समस्याएं लिखो। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो भारत की सामाजिक समस्याएं कौन सी है? तो सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता, आवास की कमी, जाति प्रथा, अशिक्षा व अज्ञानता, बीमारियां व कुपोषण,
ठीक है, लिंग भेद, अधिक जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है, अधिक जनसंख्या जो है ये भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया। पॉपुलेशन ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आप सभी को लिखना है। जो कि भारत की सामाजिक समस्याएं कौन सी है, तो सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता, आवास की कमी, जाति प्रथा, अशिक्षा व अज्ञानता, बीमारियां, लिंग भेद, कुपोषण, अधिक जनसंख्या, ये सारी की सारी जो है क्या है, भारत की सामाजिक समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक कल्याण सामाजिक कल्याण की दिशा में युवाओं का योगदान लिखो। भैया सामाजिक कल्याण में युवाओं का क्या योगदान है, और यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक कल्याण में एनसीसी कैडेट का योगदान लिखो। सामाजिक कल्याण में आप सभी एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है, समाज सेवा में आप सभी का क्या योगदान है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 10 मार्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को क्या लिखना है कि नेतृत्व गुणों का विकास एवं प्रयोग द्वारा, ठीक है, आप जो है आपकी भूमिका कैसे निभा सकते हो सामाजिक कल्याण में, जो है आप सभी एनसीसी कैडेट या आप सभी यूथ जो है आपकी भूमिका कैसे निभा सकते हो सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो नेतृत्व गुणों का विकास करके जो है आप सभी कैडेट्स सामाजिक कल्याण में आप सभी का योगदान दे सकते हो। सामुदायिक सेवा में भाग लेकर, जी हाँ, सामुदायिक सेवा में भाग लेकर जो है आप सामाजिक कल्याण में आपका योगदान दे सकते हो। उसके बाद आप राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करके, ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। शिक्षा और साक्षरता के प्रसार के द्वारा आप सभी कैडेट अगर शिक्षा साक्षरता का प्रसार करते हैं, ठीक है, तो भी आप जो है सोशल वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण में आप आपका योगदान दे रहे हो। उसके बाद में पर्यावरण सुधार व संरक्षण के लिए कार्य करना, आप अगर ट्री प्लांटेशन करते हो, ठीक है, पेड़ों को अच्छी तरीके से रोज पानी देते हो, ठीक है, पेड़ों को बचाते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, आप सामाजिक सोशल वेलफेयर के लिए जो है आप आपका योगदान दे रहे हो, सामाजिक कल्याण के लिए आप आपका योगदान दे रहे हो। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए कार्य करके, शारीरिक शिक्षा व साहसिक अभियान द्वारा वृद्धावस्था देखभाल के कार्यों में सहयोग देकर, जलाशयों, बंजर भूमि के विकास में सहयोग देकर, अन्य लोगों को समाज कल्याण के कार्य करने के लिए, अन्य लोगों को समाज कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करके, ठीक है, ये सारे अगर आप काम करोगे, ये सारे काम करोगे तो आप सभी जो है आपका योगदान जो है आप कहां पे दोगे, तो सामाजिक कल्याण में आप सभी कैडेट्स आपका योगदान दोगे। ठीक है, ये आप सभी अच्छे से याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है इसलिए ना ये हिल रहा है। चलिए, ये स्टैंड ना थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं हुआ है अच्छे से। चलिए, तो फिर से एक बार मैं आप सभी को क्वेश्चन बता दूं कि सामाजिक कल्याण में एनसीसी कैडेट का योगदान क्या है। तो नेतृत्व गुणों के विकास एवं प्रयोग द्वारा, सामुदायिक सेवा में भाग लेकर, राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करके, शिक्षा और साक्षरता के प्रसार द्वारा पर्यावरण सुधार व संरक्षण के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए कार्य करके, शारीरिक शिक्षा व साहसिक अभियान द्वारा वृद्धावस्था देखभाल के कार्यों में सहयोग देकर, जलाशय व बंजर भूमि के विकास में सहयोग करके, और अन्य लोगों को समाज कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करके। ठीक है, अगर ये सारे काम अगर आप करोगे तो आप जो है आपका योगदान आप जो है किसमें दोगे, तो सामाजिक कल्याण में आप आपका योगदान देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एचआईवी और एड्स से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एचआईवी और एड्स से आप क्या समझते हो। तो एचआईवी और एड्स जो है क्या है, एचआईवी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का संक्षिप्त रूप है, जिसके कारण एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, होता है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, एचआईवी संक्रमण की अंतिम अवस्था है। ठीक है, एचआईवी जो है क्या है भैया, वो संक्रमण की अंतिम अवस्था एड्स है। तो एचआईवी क्या है, एक प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी संक्रमण है, और एड्स जो है वो पहले आप सभी को एचआईवी होता है, एचआईवी के बाद में उसका कन्वर्ट किस में होता है, वो एड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहले एचआईवी होता है, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट किस में होता है, तो एड्स में कन्वर्ट होता है। और एड्स जो है वो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वहां से बचने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, एड्स जो है वो लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, वहां से बचने के चांसेस नहीं है। अगर एचआईवी हुआ है तो आप जो है एचआईवी से इंसान बच सकता है, लेकिन एचआईवी का अगर कन्वर्ट एड्स में हो गया तो थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं इंसान के बचने के। तो देखिए
HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था एड्स है। मानव शरीर में प्राकृतिक तौर पर CD4 सेल्स का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो मानवीय शरीर में जो है ना एक CD4 सेल्स का जो है एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। क्या होता है? एक प्रतिरक्षा एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जो शरीर के अंदर संक्रमण और बीमारियों का मुकाबला करता है। शरीर में प्रवेश करते ही यह वायरस शरीर की CD4 सेल्स पर हमला करता है और उनमें अपनी संख्या बढ़ाकर उनका विनाश शुरू कर देता है। कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे CD4 सेल्स कम होने लगते हैं और जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर सामान्य संक्रमण और बीमारियों का सही प्रकार से मुकाबला नहीं कर पाता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। अंततः रोगी की मृत्यु का कारण बन जाती है। तो देखिए आपके अंदर ना, ठीक है, आपके इंटरनल बॉडी में क्या होता है, CD4 नाम की सेल्स होती है। वो सेल्स के ऊपर जो HIV होता है वो क्या करता है, वो HIV क्या करता है, अटैक करता है आपके CD4 सेल्स के ऊपर। अगर वो CD4 सेल्स अगर वो दिन ब दिन अटैक करने से क्या होता है, आपकी जो CD4 सेल्स है वो कम हो जाना शुरू करते हैं। अगर वो एक बार CD4 सेल्स कम हो जाते हैं तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। फिर छोटा सा भी जो बीमारी है, छोटी सी भी बीमारी आपको जो है वो बड़ी हानिकारक होती है। इसीलिए जो है क्या होता है कि आपकी जो CD4 सेल्स होती है वो अगर वो कम हो जाते हैं तो ये कम किसके वजह से होते हैं, तो एड्स के द्वारा कम होती है, HIV के द्वारा कम होते हैं। ठीक है, HIV संक्रमण के द्वारा वो CD4 सेल्स क्या होते हैं, तो कम होते हैं। इसके वजह से जो है आपका जो शरीर होता है, आपके जो शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इससे जो है आप सभी को बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी को ही हम एड्स कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव रोगी के लक्षण लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव रोगी के क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये HIV पॉजिटिव रोगी है। ठीक है, तो सभी लोग आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग चार्ट बॉक्स में बता दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। सभी कैडेट्स चार्ट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, HIV पॉजिटिव रोगी के लक्षण हमें कैसे पता चलेंगे, तो देखिए किसी को HIV हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, तो कई हफ्तों तक लगातार बुखार रहना, अकारण वजन का घटना, अगर आपका वजन कम होता है तो भी हम समझ सकते हैं कि भैया आपको HIV हो चुका है। उसके बाद में भूख खत्म हो जाना, अधिक समय तक खांसी रहना, अगर आप बार बार खांसते हो, ठीक है, अगर 1 महीने से 2 महीने से ज्यादा अगर आपको खांसी होती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको जो है HIV टेस्ट आप सभी को एक बार कर लेना चाहिए। उसके बाद में मुंह में घाव होना, गले में सूजन भरी गिल्टियां, सोते समय रात को पसीना आना, ठीक है, उसके बाद बार दस्त लगना, त्वचा पर खुजली और चकत्ते हो जाना, लसिकाओं व ग्रंथियों में सूजन होना, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये लक्षण है HIV के। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा कि भैया HIV है, आप सभी को HIV टेस्ट कर लेना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NCC कैडेट्स HIV जागरूकता में योगदान कैसे दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी NCC कैडेट HIV जागरूकता में कैसे योगदान दे सकते हो। ठीक है, तो एड्स रोगी से हाथ मिलाने से, चूमने से या छूने से नहीं फैलता है। भैया एड्स जो है ना किसी के साथ हाथ मिलाने से, किसी को चूमने से, किसी को छूने से नहीं फैलता है। इस बात को सभी कैडेट्स ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारे मन में ना ये कंसेप्ट बैठी होती है कि अगर किसी को एड्स हुआ है तो अगर हम उनके साथ हाथ भी मिलाने को नहीं देखते तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो एड्स किसी के साथ हाथ मिलाने से या किसी को चूमने से या किसी को छूने से एड्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एड्स रोगी के साथ रहने से, खाना खाने से नहीं फैलता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे घर में कोई एड्स वाला रोगी होता है तो अगर उनके साथ हम खाना खाते हैं, उठना बैठना होता है उनके साथ, तो एड्स वैसे नहीं फैलता है। इस बात को भी सभी कैडेट्स ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में एड्स छींकने, खांसने और मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, मान लो छींकने से, खांसने से और मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है। उसके बाद में एड्स रोगी कम शौचालय प्रयोग करने से नहीं होता है। ठीक है, जो एड्स जो है ना, मान लो किसी रोगी को एड्स है, अगर आप उसका टॉयलेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो ना
तो भी एड्स नहीं होता है। हमारे मन में ये कंसेप्ट बिठाई गई है, ठीक है, कि अगर हम एड्स रोगी का अगर टॉयलेट यूज करते हैं तो भैया एड्स हमें भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारे जो है आप सभी को लोगों को बताना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का आंसर तो लिखना ही है, साथ में आप सभी को ये लोगों को बताना है, इसके लिए आप सभी को लोगों को जागरूक भी करना है। चलिए उसके बाद में कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं अभी, ठीक है, एंडिंग में। चलिए तो HIV संक्रमण से बचाव के उपाय लिखो। तो HIV संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना है, अगर हमें HIV संक्रमण से बचना है तो हम कैसे बचेंगे, ठीक है। तो असुरक्षित यौन संबंध से बचे और निरोध का प्रयोग करें। उसके बाद में अस्पताल आदि में सुई लगवाते हो तो हमेशा नई सीरीज का प्रयोग करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात तो आप ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर आपको बुखार आ गया है और आप अस्पताल में जाते हो, तो अगर आपको सुई लगवानी है तो क्या करो भैया, आप थोड़ा चेक करो कि वो जो डॉक्टर सुई आपको जो लगवा रहा है क्या वो यूज किए वाली है पहले की या नई वाली है, ठीक है। अगर वो नई वाली होती है तो ठीक है, अगर वो यूज की वाली होती है तो वो उससे जो है आप सभी को HIV हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक ही सुई अगर 10 लोगों को अगर यूज करेंगे तो वो आपको HIV हो सकता है उससे। तो इसलिए अस्पताल में अगर आप सुई लगवाने जाते हो तो आप चेक करिए कि वो जो है सीरिंग नहीं होनी चाहिए, सीरीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नई न्यू होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में यदि बाहर दाढ़ी बनवानी हो तो हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करें, ठीक है। जब भी आप शेविंग करने जाते हो, ठीक है, बॉयज, खास करके बॉयज, जब आप शेविंग करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जो है तो क्या करना है, तो शेविंग करने जाते हो तो पुराना वाला ब्लेड यूज नहीं करना है, उसको बोल देना है, ठीक है। जहां पे भी आप जाते हो, जिस भी पार्लर में जाते हो, हेयर पार्लर में, तो वहां पे उनको नया ब्लेड यूज करने के लिए बोलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में शरीर में खून चढ़वाने से पहले उसकी खून की जांच कर लेनी चाहिए। तो जब भी आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो या आप मान लो किसी को खून देते हो, ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कि क्या आपको खुद को पहले क्या है, क्या आप तो कहीं HIV पॉजिटिव नहीं हो, पहले चेक कर लेना है आपको, ठीक है। या जिस भी व्यक्ति का आप ब्लड ले रहे हो उसको चेक कर लीजिए पहले, क्या वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। अगर वो HIV पॉजिटिव नहीं है तो उसका जो है ब्लड आप सभी को लेना पड़ेगा। अगर HIV पॉजिटिव होता है तो कई को लोगे यार, और टेंशन आ जाएगा, फिर उसको तो होगा फिर इसको भी होगा। इसलिए ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है, ये HIV संक्रमण से बचाव के उपाय है। चलिए आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। चलिए उसके बाद में HIV संक्रमण या एड्स के कारण लिखो। तो HIV कैसे होता है, HIV और एड्स के कारण क्या होता है, कारण क्या है, ठीक है। तो ये HIV का मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से HIV होता है। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान शरीर में HIV संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने से, मतलब कि आप दूसरे व्यक्ति का ब्लड जो है आपके अंदर चढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर उसका जो है आप सभी ने चेक नहीं किया है, तो ब्लड को चेक नहीं किया है, तो आप सभी को भी HIV हो सकता है, ठीक है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति पर प्रयोग की गई इंजेक्शन या सुई का इस्तेमाल करने से, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो इंजेक्शन लेने, तो इंजेक्शन को जो है पहले चेक कर लेना है कि भैया ये नया है या पुराना है, ठीक है। अगर नया होता है तो लगवाना है, पुराना होता है तो नहीं लगवाना है। उसके बाद में HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला गर्भावस्था के समय, प्रसव के दौरान व अपना दूध पिलाते समय नवजात शिशु को संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से जो है आप सभी को एड्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय लिखो। तो परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हैं, तो पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, निरोध और गर्भ निरोधक गोलियां, ये सारे जो है वो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए बहुत सारे बच्चे, आप सभी लोग इतने देर से देख रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी कैडेट्स जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। आज मुझे थोड़ा कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं लाइव, तो आप ना थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि नए नए बच्चे आपके साथ लाइव आ सके। और जितने भी बच्चे देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी लोग हमेशा ऐसे ही बने रहो। तो आज से हमारी जो है नेशनल क्या टॉपिक है आज का, हमारा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है, ठीक है। आज से हमारी जो NCC स्पेशल क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल चलिए इसका जो पार्ट 2 है हम देखेंगे रात वाली क्लास में 7 बजे के। आप सभी को शाम को 7 बजे लाइव आना है, ठीक है। रात को एक क्लास चलेगी, तो इसका पार्ट 2 हम वहां पे देखेंगे।
तो चलिए फिर सभी कैडेट्स मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। और यहाँ पे कुछ देर बाद वीडियो आ जाएगी, इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। आप सभी ना लाइक बटन दबाने में ना बहुत कंजूसी करते हो, क्या पता कहाँ पे ले जा रहे हो इस लाइक को। सभी लोग फटाफट एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकॉन होता है ना उसको प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।